हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज कॉरपोरेट अकाउंटिंग में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हमारा नया चैप्टर या नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। देखिए, जब हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज पढ़ते हैं तो उसको एक सेपरेट तरीके से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बैंकिंग कंपनीज का, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है यानी कि जो बैंक्स हैं वो भी एक कंपनी की तरह ही काम करते हैं। उसके अंदर भी जो है अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन बैंक्स के अंदर या बैंकिंग कंपनीज के अंदर जो अकाउंट्स को बनाया जाता है वो उसका सिस्टम बाकी जो हमने कॉरपोरेट अकाउंटिंग में किया है कि कंपनीज के अंदर जैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उससे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बैंकिंग कंपनीज का जो आप कह सकते हैं नेचर है या जो काम है वो बाकी दूसरी कंपनी से डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि बैंकिंग कंपनी के अंदर जो कंपनीज हैं यानी कि जो बैंक्स हैं वो किस में डील करते हैं? वो कैश में डील करते हैं। वहाँ पर आप देखिए बैंक के अंदर हमेशा कैश का ही लेन देन होता है। यहाँ या तो कोई पर्सन वहाँ पर कैश जमा कराता है या कोई पर्सन वहाँ से कैश विड्रॉ करता है। ठीक है। तो या बैंक्स जो है लोन देते हैं या बैंक्स किसी से लोन लेते हैं। तो मेनली जो एक एलिमेंट है बैंक्स का, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है, वो क्या है? कैश है। तो कैश जब भी हम कैश की बात करते हैं तो कैश एक सेंसिटिव इशू है, कैश में डीलिंग करना। तो कैश में ही यहाँ पे जैसे बाकी कंपनीज में डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, लेकिन बैंकिंग कंपनीज के अंदर क्या होता है? कैश होता है। तो उस कैश को में जो डीलिंग्स हो रही हैं उनका जो अकाउंट्स का मेंटेनेंस है वो डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। और वो जो डिफरेंट तरीके से किया जाता है उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया है, अलग से लॉ बनाया गया है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जो भी हम कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज बनाने के लिए या कंपनीज का अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए या कंपनीज का लिक्विडेशन करने के लिए हमें इंडियन कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होता है। लेकिन बैंकिंग जो कंपनीज हैं जो बैंक का काम करती हैं उसके लिए एक सेपरेट रेगुलेशन एक्ट बना है जिसे हम कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है। तो ये अलग से एक्ट इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बैंकिंग कंपनीज का जो एक आप कह सकते हैं नेचर है, ठीक है, वो बाकी कंपनीज के काम से अलग है। बाकी कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करती हैं, लेकिन बैंकिंग कंपनीज में मेनली जो क्या होता है दैट इज द कैश। ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जब बैंकिंग कंपनीज की, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न्स द बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया। तो बैंकिंग कंपनीज को ये वाला एक्ट गवर्न करता है, मॉनिटर करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट मीन्स जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके अकॉर्डिंग द बैंकिंग इज डिफाइंड एज, हम बैंकिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। कि बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि बैंकिंग हम किसे कहते हैं? जहां पर एक्सेप्ट किया जाता है पैसा। ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, फिर उसको क्या करते हैं? किसी से पैसा एक्सेप्ट किया, जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक ने उस पैसे को एक्सेप्ट किया, लेकिन बैंक उस पैसे को एक्सेप्ट करके क्या करता है? फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, वो उसको आगे किसी और पर्सन को अगर पैसे की जरूरत है तो उसको वो लोन दे सकता है, लेंड कर सकता है। ठीक है। और फर्दर उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर पर रिटर्न मिलते हैं, इनकम अर्न करता है। अगर उसने किसी को उधार दिया है, किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। तो बैंक जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कैश, और एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? ताकि वो उसको आगे लेंड कर सके, लोन दे सके, इन्वेस्टमेंट कर सके उन डिपॉजिट्स ऑफ मनी का। ठीक है। जो पब्लिक ने मनी डिपॉजिट की है उस मनी को वो आगे इस तरीके से यूज करता है। ठीक है। और अगर किसी जिसने भी पैसा जमा कराया है पब्लिक ने, उसको जरूरत है तो वो कैसे अपना पैसा बैंक से ले सकते हैं? डिमांड, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब कि जाके कह सकते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए,
तो जो भी बैंकिंग की फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो अपने कैश को विड्रॉ करा सकते हैं। या और विड्रॉल करने के क्या तरीके हैं, बाय चेक, चेक लिख सकते हैं। आपको पता है कि जिसका भी बैंक के अंदर अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, उसके नाम से बैंक उनको एक चेक बुक इशू करता है, तो वो चेक के थ्रू अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू करा सकते हैं, ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, और अदरवाइज या कोई और तरीका जो कि बैंक ने स्पेसिफाई किया हुआ है जिसके थ्रू की विड्रॉल करा सकती है पब्लिक, जिसने कि अपना पहले बैंक में डिपॉजिट कराया है अमाउंट, ठीक है, तो उस मेथड से वो अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे काम जब किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंकिंग, ठीक है। तो ये बैंकिंग की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के फंक्शंस क्या है, मेनली आपको पता ही होगा बैंक के क्या फंक्शन होते हैं। बोरोइंग और रेजिंग ऑफ मनी, कि किसी से अमाउंट बोरो किया, जैसे किसी मेनली देखिए जो हम बात करते हैं बैंकों का, बैंक कौन होता है, मतलब मेन बैंक कौन सा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे फर्दर बैंक्स को अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और आपस में भी इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं कि बैंक आपस में भी अमाउंट का लेन देन करते रहते हैं। अगर एक बैंक को अमाउंट की जरूरत है तो वो दूसरे बैंक से ले सकता है, ठीक है। तो अमाउंट फंक्शंस ऑफ बैंक में सबसे पहले क्या आता है, बोरोइंग और रेजिंग ऑफ मनी, की वो बोरो करते हैं या अमाउंट को रेज करते हैं। रेज कैसे करते हैं, क्योंकि पब्लिक उसमें अमाउंट डिपॉजिट कराती है। तो बैंक्स या तो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं या बाकी दूसरे बैंक से भी बोरो कर सकते हैं, या रेज कर सकते हैं। रेज ऑफ मनी होता है थ्रू द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, अगर पब्लिक वहां पे डिपॉजिट कराती है। देन लैंडिंग और एडवांसिंग मनी, फिर वो उस मनी को क्या करते हैं, आगे किसी को एडवांस में किसी का पेमेंट कर देते हैं, किसी को लोन दे देते हैं, ठीक है, उधार दे देते हैं। देन बैंक और क्या काम करता है, डीलिंग इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज और प्रोमिजरी नोट एक्सेट्रा, कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स पेबल होता है, बी आर एंड बीपीज होता है। तो ये सारे जो भी एक्सचेंज मनी ट्रांसफर के या एक्सचेंज के सिस्टम है, ये सारे किसके थ्रू होते हैं, बैंक के थ्रू होते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हुंडीज और प्रोमिसरी नोट, हुंडीज भी देखिए एक तरीके का आप कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ मनी का एक साधन है, एक तरीका है। ये पहले मेडिवियल इंडिया में इसको यूज़ किया जाता था, आजकल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना बहुत कम जगह पे इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं, हुंडीज और प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट भी एक तरीके का नोट होता है, मतलब लिखा जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि इतना अमाउंट इस दिन पर इस पार्टी के द्वारा उस पार्टी को, जिस भी पार्टी को पे करना है, उनका नाम लिख के पे किया जाएगा, कि वो ऐसा प्रॉमिस करता है। तो इस तरीके से ऐसे प्रॉमिसरी नोट्स भी लिखे जाते हैं। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब ये जो तरीके हैं, टूल्स हैं बिल्स एक्सचेंज के, मनी ट्रांसफर के, ये सारे टूल्स कहाँ पर यूज होते हैं, बैंक्स के अंदर। देन एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, और किसी गवर्नमेंट का और लोकल अथॉरिटी का भी एजेंट होता है। कैसे, देखिए गवर्नमेंट मान लीजिए कोई स्कीम चलाती है, कि कोई रोजगार योजना चलाई है, या कोई जैसे पेंशन की योजना है, ठीक है, बुढ़ापा पेंशन आपने पढ़ा होगा, ओल्ड एज पेंशन है, और भी ऐसी कई ऐसे गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं। तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट कहाँ से देती है, मतलब किसके थ्रू मिलता है पब्लिक को, बैंक के थ्रू। कि बैंक में आप जाइए, अपना अकाउंट खोलिए, और फिर गवर्नमेंट जो है उस बैंक अकाउंट के अंदर आपके पैसे को डिपॉजिट करती है। या कोई लोकल अथॉरिटी होते हैं, जैसे हमारे ये नगर निगम है, म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं, अगर इसके थ्रू कोई भी काम किया जाता है तो वो भी कहाँ उनके बीच में, पब्लिक के और उन लोकल अथॉरिटीज के बीच में जो एक पार्टी काम करती है, जो एक एजेंट होता है, वो एजेंट कौन होता है, बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग, नेगोशिएटिंग एंड इशू ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स, कि अगर कोई किसी को प्राइवेट लोन चाहिए, पब्लिक लोन चाहिए, तो डायरेक्ट करना कि कहाँ से ले सकते हैं, नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे इशू किया जाता है लोन, ये सारा किसके थ्रू होता है, बैंक के थ्रू। आपको ये भी पता है कि अगर किसी को भी व्यक्ति को लोन चाहिए तो वो सीधा लोन लेने के लिए कहाँ पर जाता है, बैंक में जाता है। देन मैनेजिंग और अंडर राइटिंग ऑफ एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, किसी कंपनी के की तरफ से भी, क्योंकि कंपनी जो है एक शहर में काम कर रही है, लेकिन उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं,
ठीक है। तो उनके शेयर्स को, डिबेंचर्स को मैनेज करने का काम कौन करता है? बैंक करता है, क्योंकि बैंक की ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, ठीक है, शाखाएं होती हैं उसकी। तो अगर कोई शेयर्स डिबेंचर्स को कंपनी के मैनेज करना और अंडर राइट करना, अंडर राइटर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अंडर राइटर कौन होता है, कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कंपनी को गारंटी देता है कि वो कंपनी के सारे 100% शेयर्स को सेल करा देगा, और अगर सेल नहीं होंगे तो वो उसको खुद खरीद लेगा, ठीक है। तो बैंक्स भी ऐसे अंडर राइटिंग का काम करते हैं, और बैंक्स अगर ऐसे अंडर राइटिंग का काम कर रहे हैं एज अंडर राइटर्स, तो उन्हें एक कमीशन भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने भी कभी शेयर्स खरीदने हैं और आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो भी आप बैंक के थ्रू ही करते हैं, बैंक में ही आपका पैसा जमा होता है। आप सीधा कंपनी में नहीं जाते पैसे देने के लिए, जमा कराने के लिए। आपके और कंपनी के बीच में जो एक पार्टी काम करती है, दैट इज द बैंक। देन कैरिंग ऑन इंडेमनिटी और गारंटी बिजनेस, और कोई भी इंडेमनिटी का या गारंटी का काम है कि गारंटी देना किसी पार्टी के बिहाफ पे, वो भी कौन करता है? बैंक करता है। देन मैनेजिंग और सेलिंग ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट, कई बार ऐसे बैंक के अंदर नॉन बैंकिंग एसेट भी होती हैं जो सीधा बैंकिंग के बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट स्टिल दोज एसेट्स आर देयर, तो उनको मैनेज करना और उनको सेल करने का काम भी बैंक करता है। देन डीलिंग विद एनी प्रॉपर्टी और राइट ऑफ प्रॉपर्टीज केप्ट एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, कि बैंक ने अगर कोई भी लोन और एडवांस दिया है किसी को, और उसके बदले में किसी की कोई प्रॉपर्टी को उसने एज सिक्योरिटी रखा है, तो उस प्रॉपर्टी को जो उसने एज सिक्योरिटी रखा हुआ है उसमें डील करना, ठीक है, उसको देखना, वो सारा काम कौन करता है? बैंक करता है। मैनेजिंग ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को भी मैनेज करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग मिलके कुछ चैरिटी बना लेते हैं, चैरिटेबल काम, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या कोई ट्रस्ट बना लेते हैं, तो वो सारे जब मिलके काम करते हैं तो उनका एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। और वो जो जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन होता है, उसी जॉइंट बैंक अकाउंट्स के थ्रू ही वहां पर सारी पेमेंट्स की जाती हैं या अमाउंट को रिसीव किया जाता है, कैश की डीलिंग की जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई ट्रस्ट बनाया है, तो उस ट्रस्ट को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? बैंक करता है। एक्विजिशंस, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैंक बिल्डिंग, और अगर कोई बैंक की बिल्डिंग है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम, अगर कंपनीज का एक्विजिशन है या कंस्ट्रक्शन है या कुछ भी है, तो ये सारा काम कौन करता है? बैंक करता है। सेलिंग एंड मैनेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी के जितने भी प्रॉपर्टी के सेलिंग, जो भी बैंकिंग कंपनी की प्रॉपर्टी है, कोई लैंड हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करना और मैनेज करने का काम भी बैंक का ही होता है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी, और बैंकिंग कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बैंक को प्रमोट करने के लिए या बिजनेस को और एडवांस बनाने के लिए, जितनी भी सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, दिस वो सारी एक्टिविटीज भी बैंक के थ्रू की जाती हैं। एंड एनी अदर बिजनेस विद सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, और बाकी और भी कोई काम और कोई बिजनेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताए उन्हें करना चाहिए, तो वो भी बैंक ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है, बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ बैंक। बैंक के अंदर बुक कीपिंग सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, कैसे वहां पे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, कैसे बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स का, बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है, वो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। बैंक के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है? मेनली बैंक के अंदर कैश की ही ट्रांजेक्शन होती है, या तो कैश दिया जाता है बैंक को या कैश बैंक से लिया जाता है। तो बैंक को कैश देने के तरीके अलग हो सकते हैं, फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, बैंक से कैश लेने का तरीका अलग हो सकता है, उसका एक फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेनली जो वहां पर इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहता है बैंक के अंदर, दैट इज द कैश, ठीक है। तो बुक कीपिंग सिस्टम बैंक के अंदर सबसे पहले आता है रिसीवर कैशियर्स कैश बुक, ठीक है। रिसीवर्स कैशियर कैश बुक क्या होता है? व्हेन अ कस्टमर वांट्स टू मेक अ डिपॉजिट, he has to fill in paying slip, take it along with the notes and checks to receiver cashier. The receiver cashier takes the amount or check, signs and counterfoil, keep the slip and returns the counterfoil to the depositor, ठीक है।
कि अगर कोई पर्सन पर्सन कहे या मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, आपने कैश जमा कराना है कि ये हमारा कैश है और मैं इस कैश को जमा कराना चाहती हूँ। वो कैश हो सकता है या कोई चेक भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी ने चेक दिया है और आपने चेक जो है अपने अकाउंट में जमा कराना है, या आपके पास कैश है, कैश भी आप अपने अकाउंट में जमा कराते हैं। तो आप बैंक में जाते हैं तो क्या करते हैं, आपको वहां पर एक स्लिप होती है, पे इन स्लिप, उस स्लिप को फिल करना होता है। ठीक है, उस स्लिप के को दो स्लिप्स होती हैं एक्चुअली, एक मेन स्लिप होती है, एक उसका काउंटर फॉइल होता है। काउंटर फॉइल का मतलब आपने देखा होगा कि एक स्लिप में ऐसा बीच में छेद होल होते हैं, मतलब उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक हिस्सा स्लिप का बैंक के पास रहता है और एक हिस्सा जो है कस्टमर को दे दिया जाता है। ठीक है, उस पर्सन को दे दिया जाता है जो कि बैंक से पैसा या तो विड्रॉ कराने आया है या बैंक से पैसा बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने आया है। ठीक है, तो उसे काउंटर फॉइल कहते हैं। तो अगर आपने बैंक में कैश जमा कराना है तो आप उस स्लिप को भरते हैं। उस स्लिप को भरने के बाद, फिल करने के बाद, आप कैश या चेक जो भी आपने जमा कराना है अपने अकाउंट में आप डिपॉजिट कराते हैं। और वहां पर कैशियर होता है, कैशियर जो है उस अमाउंट को या चेक को ले लेता है और उस काउंटर फॉइल को साइन कर देता है और साइन करके आपको दे देता है। ठीक है, आपको देने का क्या मतलब है, ताकि आपके पास भी आपने जो ट्रांजेक्शन बैंक के साथ की है, आपने बैंकों में पैसा जमा कराया है थ्रू कैश और चेक, तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास भी आ गया। ठीक है, वो एविडेंस कि हाँ आप ये कहें कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया था, तो ये कहने के लिए जो एक एविडेंस है, एक आपके पास उसका रिकॉर्ड है, वो क्या होगा, वो काउंटर फॉइल। तो वो काउंटर फॉइल आपको दे देते हैं और एक स्लिप जो है वो बैंक के पास ही रहती है। मतलब एक स्लिप के दो पार्ट्स कर दिए, जो कि एक कस्टमर के पास होता है और एक बैंक के पास होता है, ताकि उन दोनों को मैच करके देखा जा सके कि बैंक के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है पेइंग कैशियर्स कैश बुक। पेइंग कैशियर्स कैश बुक क्या होता है, पेइंग कैशियर हैज टू पे check presented by customer before him for payment. The cashier, after satisfying himself about the genuineness of the checks, pay the check and make entry in the paying cashier's cash book. कि अभी पहले तो हमने बात की रिसीवर, मतलब उन रिसीव किया कैश, अब ये है कि पे कर रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए आपने अपने अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ कराना है, तो विड्रॉ कराने के लिए या आपने चेक लिखा है अपना ही और चेक साइन करके दिया है और आप कहते हैं कि आपको ये कैश में चाहिए, तो वहां पर आपको चेक जमा कराना पड़ेगा। और वहां पर जब आप चेक जमा कराने की जो विंडो होती है वहां पर आप देखते हैं, फिर वहां पर एक पर्सन होता है, कैशियर होता है। कैशियर पहले सब कुछ चेक करता है, जेन्युइननेस चेक करता है चेक की चेक सही है कि नहीं। वो कैसे चेक किया जाता है, साइन देखे जाते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा कि साइंस मैच किए जाते हैं, वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसा जो कस्टमर है उसके साइन कैसे हैं, चेक के ऊपर साइन कौन से हैं, दोनों को वो मैच करता है, अमाउंट को चेक करता है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब उसको लगता है, वो सेटिस्फाइड होता है, उसके बाद वो चेक की एंट्री कर देता है अपनी बुक्स में और आपको कैश का पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है पेइंग कैशियर्स कैश बुक। उसके बाद आता है मेन कैश बुक। मेन कैश बुक क्या होता है, ये दिन जब एक पूरे दिन में बैंक के अंदर आप देखते हैं कि मेनली बैंक्स के अंदर 4 बजे तक जो है कैश की ट्रांजैक्शन की जाती है, लेन देन किया जाता है। उसके बाद वो 4 बजे के बाद कैश की का जितना भी ट्रांजैक्शन है, कैश का लेन देन बंद कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है, अगर बैंक 5 बजे तक है तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक वो अपनी कैश बुक को मैच करते हैं। मैच करने का क्या मतलब है, वो देखते हैं कि कितना कैश बैंक के अंदर आया है और कितना कैश जो है वो बैंक से गया है। ठीक है, तो एक हर एक सीट पे अलग अलग पर्सन है, अलग अलग कैशियर है। चेक को रिसीव करने वाला डिफरेंट है, चेक को सॉरी कैश को रिसीव करने वाला डिफरेंट पर्सन है, कैश को पेमेंट करने वाला डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, तो हर सीट पे अलग अलग है। तो वहां पर फिर सबको इकट्ठा करके चेक किया जाता है, मेन कैश बुक बनाई जाती है कि टोटल बैंक के अंदर जो है वो कितना अमाउंट जमा हुआ है और कितना अमाउंट
बैंक से बाहर गया है, विड्रॉ हुआ है, उनको बैलेंस किया जाता है, देखा जाता है। और जब तक सबकी कैश बुक मैच नहीं करती तब तक कोई जो है वहां से बैंक से जा नहीं सकता। सबको अपनी जितनी भी जो भी कैश बुक है उसको मैच करके ही वो बैंक को छोड़कर जा सकते हैं, मतलब छुट्टी करके जा सकते हैं। तो मेन कैश बुक को हम क्या कह सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे द अबव सो कैश बुक्स आर बैलेंस्ड, all cash receipts and payments of the day are separately entered in the main cash book, all checks to be collected are putting in the clearing, entries are posted in the general ledger from the cash book, the posting in the ledger is carried under the slip system। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं कि जितने भी चेक जमा हुए हैं उनको क्लियरिंग के लिए भेजना है। तो वो देखा जाता है कि कितने चेक आए हैं, कितने चेक्स को क्लियरिंग के लिए भेजना है। वो सारी फिर जितनी भी एंट्रीज हैं जो कि सुबह जर्नल में हुई है उनको लेजर में किया जाता है कैश बुक से। ठीक है, उसके बाद आता है करंट अकाउंट लेजर, सेविंग बैंक अकाउंट लेजर और अदर डिपॉजिट अकाउंट लेजर। तो दीज लेजर्स कंटेन कस्टमर्स और डिपॉजिटर्स अकाउंट्स। तो अलग अलग, पहले तो हमारा जर्नल में हुआ, जर्नल के बाद हमारा लेजर बनता है। लेजर में क्या करते हैं हम? क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हर एक कस्टमर का अलग अलग से अकाउंट बनाया जाता है। तो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट लेजर होता है, किसी का सेविंग बैंक अकाउंट लेजर होता है, अदर डिपॉजिट अकाउंट लेजर होते हैं। और हर एक ये कस्टमर का, डिपॉजिटर्स का जो है अलग अलग से मेंटेन किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि हर एक का जो कस्टमर है उसने कितना डिपॉजिट कराया है, कितना विड्रॉ कराया है, कितना इंटरेस्ट जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए और कितना इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए। अगर उसने डिपॉजिट कराया है तो कस्टमर को इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर उसने विड्रॉ कराया है या उसने कुछ एडवांस लिया है तो उसको इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, देन अदर बुक्स, बाकी भी और बुक्स होती हैं। अदर बुक्स कौन सी होती हैं? पासबुक, ये आपको पता होगा। पासबुक होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, और ये पासबुक कस्टमर के पास ही रहती है। तो आप पासबुक को अपडेट कराने के लिए बैंक में जाते हैं कि कितना विड्रॉ हो गया, कितना डिपॉजिट हो गया, कितना आपका इंटरेस्ट बनता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पासबुक में होती है। ऐसे ही होता है एक्सेप्टेंस रजिस्टर, जितने भी दिन में कंपनी बैंक ने एक्सेप्ट किए हैं चेक्स, ठीक है, जो भी, वो सारा उसमें लिखा जाता है। लोन रजिस्टर, जिसमें लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। बिल रजिस्टर, बिल रजिस्टर होता है जैसे बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जितने भी बिल हैं उसके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए बिल रजिस्टर होता है। एक डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर होता है। डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर होता है कि जितना भी बैंक ने ड्राफ्ट्स बनाए हैं, ठीक है, या रिसीव किए हैं, वो उसमें लिखे जाते हैं रजिस्टर में। एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट रजिस्टर। तो ये डिफरेंट तरीके से जो है कंपनी के अंदर, कौन सी कंपनीज के अंदर, बैंकिंग कंपनीज के अंदर बुक कीपिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें बैंकिंग कंपनीज में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग। स्लिप सिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको भी मैंने बताया था कि जब भी आप बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक स्लिप सिस्टम होता है। अगर आपने बैंक से आपका अकाउंट है, अगर उसमें आपने पैसा जमा कराना है अपने अकाउंट में तो भी आपको स्लिप भरना पड़ता है, और अगर विड्रॉ कराना है तो भी आपको स्लिप भरनी पड़ती है। ठीक है, तो स्लिप सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम पोस्टिंग इज डन फ्रॉम द स्लिप्स prepared in the bank itself from the slips prepared by the customer. Under this system, three types of slips are involved, which are as follows। और ये स्लिप सिस्टम है, ये स्लिप किसकी बनी होती है? बैंक ही बनाता है, बैंक के अंदर ही अवेलेबल होती है, वही हमें फिल करनी होती है। वही आपको अभी बताया कि जैसे दो हिस्सों में होती है, जिसका एक काउंटर फॉइल होता है। तो एक हिस्सा कस्टमर के पास रहता है और एक हिस्सा बैंक के पास रहता है। तो ये थ्री टाइप्स की स्लिप्स कौन सी होती है? सबसे पहले होती है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप का भी वही मतलब है कि जब बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराया जाता है, या तो कैश में करा रहे हैं या चेक में करा रहे हैं, तो ये स्लिप हमें भरनी पड़ती है। ठीक है, और ये स्लिप भर के हम वहाँ पर कैशियर जो भी विंडो है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कैश देते हैं या चेक देते हैं कि ये हमारे बैंक में अकाउंट में जमा कर दीजिए। तो वहाँ पे जब जमा हो, वो करने की जो एक प्रोसीजर है, वो उस स्लिप का एक हिस्सा बैंक अपने पास रखेंगे और उसका काउंटर फॉइल जो है वो कस्टमर को साइन करके वापस कर देते हैं। और साइन करके वापस करने का फिर से मैं बता रही हूँ यही मतलब है। तो
बैंक उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है, बैंक ने उस ट्रांजैक्शन को एक तरीके से रिकमेंड किया है कि हाँ इस पर्सन के साथ बैंक के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है, उसने इतना पैसा थ्रू चेक या कैश जमा कराया है, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड है, उसका एक एविडेंस है। उसके बाद आता है विड्रॉल स्लिप और चेक। विड्रॉल स्लिप तो वही है कि आप चेक के थ्रू या कोई विड्रॉल स्लिप भर के अपना बैंक के अंदर जाते हैं और आप अपने अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डॉकेट। डॉकेट क्या होता है? देखिए कई द बैंक स्टाफ प्रिपेयर्स दी स्लिप फॉर मेकिंग एन एंट्री इन लेजर अकाउंट्स व्हिच हैव नो ओरिजिनल वाउचर्स। कि बैंक के अंदर कई बार ऐसे कोई ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके ओरिजिनल वाउचर्स नहीं होते, ठीक है ना। जैसे पे स्लिप में तो कस्टमर ही भर रहा है, विड्रॉल स्लिप भी कस्टमर भर रहा है, तो वो ओरिजिनल है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ट्रांजैक्शन होती है लेकिन उसमें ओरिजिनल वाउचर नहीं है। जैसे बैंक से किसी ने लोन लिया है, अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब वो कस्टमर तो बैंक में नहीं आ रहा इंटरेस्ट के लिए, उसका कहीं पे कोई ऐसा साइन नहीं हो गए, लेकिन बैंक एक वाउचर इशू करता है उसका कि उसने इतना इंटरेस्ट जो है बैंक को पे करना है या बैंक ने किसी को इंटरेस्ट पे करना है। अगर बैंक ने लोन दिया हुआ है तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर बैंक ने लोन दिया है तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ओरिजिनल वाउचर्स अवेलेबल नहीं होते तो कंपनी, बैंकिंग कंपनी जो है एक स्लिप तैयार करती है और उस स्लिप को कहा जाता है डॉकेट। जैसे द लोन डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द वाउचर व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। वही बात जो मैंने भी आपको बताई कि लोन डिपार्टमेंट है जो कि लोन का काम देखता है, तो वहां पर अगर किसी का कोई इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो बैंक जो है उसके लिए एक स्लिप तैयार करता है, उसका वाउचर तैयार करता है और उसे कहा जाता है डॉकेट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ स्लिप सिस्टम। स्लिप सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है? बहुत ही सिंपल एडवांटेज है। कुछ तो फायदा होगा तभी बैंक के अंदर ये सारे स्लिप सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। सबसे पहले तो है अप टू डेट अकाउंट। अप टू अकाउंट जो है वो अप टू डेट रहते हैं, क्योंकि हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजेक्शन का जो है काउंटर फॉइल वो तैयार होता है। हर एक जो अब जैसे अभी भी आप अगर बैंक में जाते हैं और कैश को विड्रॉ करते हैं और आपने वहां पे स्लिप भरी है, तो भी वहां पर बैंक के अंदर की अब तक जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है वहां का वो अकाउंट्स जो है साथ के साथ प्रिपेयर होते रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। सेव टाइम एंड लेबर। द टाइम एंड लेबर ऑफ द बैंक स्टाफ इज सेव्ड। कैसे? as all the transactions are recorded through the slips which are mostly filled by the customer themselves। और उनका टाइम और बैंक का टाइम और लेबर सेव हो जाता है, क्योंकि कस्टमर ही जो है आधा काम करते हैं, स्लिप्स उन्होंने ही भरनी है, तो कम बैंक जो है वो अपने टाइम और एफर्ट को सेव कर सकते हैं। नो सब्सिडरी बुक्स। there is no need to of keeping the subsidiary books because all the transactions are recorded through slips। दिस ब्रिंग्स इकोनॉमी इन द ऑपरेशन ऑफ द बैंक। तो कोई सब्सिडरी बुक रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्लिप्स के थ्रू हो रहा है सारा काम। डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क का डिवीजन हो गया, क्योंकि बैंक बहुत बड़ा होता है, तो जिसने पैसा निकलवाना है वो एक अलग से विंडो है, जिसने जमा कराना है वो अलग से विंडो है, तो वहां पे हर तरीके से जो है इफेक्टिव वर्क डिवीजन किया गया है, ठीक है। और उससे क्या है कि वर्क को डिवाइड करने से एरर जो है वो जल्दी ही डिटेक्ट हो जाता है, और एरर डिटेक्ट होने से जो है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। देन प्रूफ। इसका प्रूफ भी है ये स्लिप्स में, जैसे आपको बताया कि काउंटर फॉइल कस्टमर के पास रहता है और एक बैंक के पास रहता है, तो हर एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ जो है वो भी बना रहता है, ठीक है। द बैंक्स प्रॉपरली एंड सेफली प्रिजर्व ऑल द स्लिप्स एंड these slips act as a proof in the future in case of any conflict between the customer and the bank। कि अगर कस्टमर और बैंक के बीच में कोई झगड़ा हो जाए किसी ट्रांजैक्शन को लेके, तो उसका प्रूफ, उसकी एक स्लिप जो है वो बैंक के पास भी होती है और एक कस्टमर के पास होती है। देन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या होता है? एज इट इज स्टेटेड अबव इन द स्लिप्स आर प्रिजर्व्ड बाय द बैंक एज अ प्रूफ। दीज आर आल्सो यूज्ड बाय द ऑडिटर्स ऑफ द बैंक व्हाइल ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द बैंक। तो जब कंपनी, बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है तो ऑडिट में इन स्लिप्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन स्लिप्स को एक एविडेंस के रूप में, एक प्रूफ के रूप में, ट्रांजैक्शन के प्रूफ के रूप में
पूरी तरीके से रिकॉग्निशन दी जाती है, मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, और उस ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन की स्लिप अवेलेबल होती है उस ट्रांजैक्शन को सही माना जाता है। ठीक है, तो ऑडिट करने के लिए भी स्लिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्टी फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए डिफिकल्टी है, क्योंकि आप देखते होंगे कई बार आप बैंक में जाते हैं तो कुछ ऐसे ओल्ड एज पर्सन आते हैं या इलिटरेट पर्सन आते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि बैंक के अंदर आपको अगर पैसा जमा कराना है या निकालना है उसके लिए आपको स्लिप्स भरनी है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कई बार लोग उनका गलत फायदा उठा लेते हैं, गलत अमाउंट भर देते हैं, जिससे कि उनके अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकलवा लिया और उनको कम दे दिया। तो इस तरीके से उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, तो कस्टमर्स को कई बार ये स्लिप सिस्टम में डिफिकल्टी भी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, मिस अप्रोप्रिएशन की भी पॉसिबिलिटी है। क्यों, कैसे? दे आर लूज एंड वेरी स्मॉल इन साइज। आप देखते हैं स्लिप्स बहुत छोटी छोटी होती हैं और लूज होती हैं, अलग अलग होती है, एक ट्रांजेक्शन की एक स्लिप होती है। अगर कोई उसके साथ गलत करना चाहता है, कोई फ्रॉड करना चाहे तो आसानी से किसी भी स्लिप को गायब कर सकता है। ठीक है, देन रिस्क ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्लिप्स। जैसे कि आपने देखा कि स्लिप्स बहुत छोटी हैं, बहुत ही मतलब छोटी छोटी स्लिप्स अलग अलग ट्रांजेक्शन की डिफरेंट होती हैं, तो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है और साइज उनका छोटा होता है, तो उनका खोने का या उनका खराब होने का डर रहता है। आपने देखा होगा कि बैंक के अंदर वो स्लिप्स कैसे इकट्ठी की जाती हैं, एक ऐसा तार सा होता है आयरन का, उस आयरन की वायर के अंदर उन स्लिप्स को डाल डाल के वो इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, जब हर दिन हर एक ट्रांजेक्शन की स्लिप बननी है तो वो देखिए कि कितने स्लिप्स बैंक के पास इकट्ठी हो जाती हैं। बैंक के पास एक स्टोर होता है, उस स्टोर में वो सारी स्लिप्स ऐसे पड़ी रहती हैं। तो वहां पर कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा बारिश से वो खराब हो सकती है, उसमें वो कागज वाला कीड़ा लग सकता है, चूहे उनको खा सकते हैं, या और कोई ऐसा मतलब तरीका हो जो भी जिससे कि वो स्लिप्स खराब हो सकती हैं। वो इतनी सारे इकट्ठी पड़ी है कि वो फट सकती हैं, इधर उधर हो सकती हैं, गुम हो सकती हैं। तो ये स्लिप सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये स्लिप्स आसानी से इनका जो है ये इनका लॉस हो सकता है और ये खराब हो सकती है। डिफिकल्ट टू प्रिजर्व द स्लिप, और जैसे देख आपको वही बात है कि बहुत साइज छोटा होता है और नंबर ज़्यादा होता है। साइज छोटा है, नंबर ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा स्लिप्स है कंपनी के बैंक के अंदर एक स्टोर में पड़ी है, तो उनको प्रिजर्व करना, उनको सही तरीके से रखना, डेट वाइज उनका रिकॉर्ड रखना कई बार कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है स्लिप सिस्टम का। नेक्स्ट, जब हम बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं तो बैंकिंग कंपनी में आता है अकाउंट्स में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्म बी in the third schedule of the Banking Regulation Act 1949. फॉर्म बी इज शोन एज फॉलोज, और ये फॉर्म बी आपको बताया है कि किसी भी बैंकिंग कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के फॉर्म बी में बताया है। ठीक है, और उसका स्केड्यूल कौन सा है? थर्ड स्केड्यूल के अंदर ये बताया गया है। इसके बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, वैसे तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत इजी है, फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसमें यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ गए, यहाँ पे सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर्स, और ये स्केड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16। ठीक है, ईयर एंडेड मतलब ये हमारा करंट ईयर है, और ईयर एंडेड ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट हम फिल करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आपको समझना है, कैसे याद करना है, ये आपको करना है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल नंबर। स्केड्यूल नंबर देखिए, सबसे पहले बैंक किसी भी कंपनी के अंदर जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की,
तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम देखते हैं और एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो मेनली इसमें देखिए चार ही आप कह सकते हैं सीरियल नंबर में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, इनकम। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर किया जाता है थर्ड पॉइंट में। फिर देखा जाता है कि कितना नेट प्रॉफिट है या कितना नेट लॉस है इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करने के बाद। ठीक है। और जब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है, नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट अभी डायरेक्टली जो है कंपनी में कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं जाता। उसमें क्या करते हैं, पहले हम अप्रोप्रिएशंस करते हैं। एप्रोप्रिएशंस मतलब कुछ रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं, और वो रिजर्व कौन कौन से हैं, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है, अदर रिजर्व और गवर्नमेंट पर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट और प्रपोज डिविडेंड। और उसके बाद जो कोई बैलेंस बचता है दैट बैलेंस इज कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे याद करना है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट इनकम, इनकम का पार्ट लेते हैं। इनकम में दो हैं पार्ट, इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज स्केड्यूल नंबर 13, और अदर इनकम है स्केड्यूल नंबर 14। तो आप याद करेंगे इनकम में दो स्केड्यूल आते हैं 13 और 14। 13 है इंटरेस्ट अर्न और 14 है अदर इनकम। ठीक है। अब ये जो स्केड्यूल 13 है, यहाँ पर ये आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, स्केड्यूल ये आपका डिफरेंट बनेगा। ठीक है, अलग से आपने बनाना है, ये अलग से बनेगा अकाउंट इसका, इंटरेस्ट अर्न का। और ये आप अकाउंट बना के यहाँ पे जो टोटल आएगा उस टोटल को फिर आपने मेन फॉर्मेट में यहाँ पर 13 के आगे लिखना है करंट ईयर में कि कितना इंटरेस्ट अर्न है। ठीक है। इंटरेस्ट अर्न में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए अभी पहले भी मैंने आपको बताया कोई भी बैंकिंग कंपनी के अंदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, कैश होता है। और कंपनी बैंकिंग कंपनी इनकम कैसे अर्न करती है, बैंकिंग कंपनी की इनकम क्या होगी, अगर बैंक ने कोई लोन दिया हुआ है, कोई उधार दिया है और उस उधार के ऊपर अगर बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट बैंक अर्न कर रहा है, तो वो बैंक के लिए क्या है, इनकम है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो बैंक के लिए है वो क्या है, इंटरेस्ट अर्न। ठीक है। सो इंटरेस्ट अर्न इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी बैंकिंग कंपनी। और ये किसके अंदर अंडर आता है, स्केड्यूल 13 के अंडर। ठीक है। अब स्केड्यूल 13 में देखिए क्या आता है, इंटरेस्ट अर्न में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांस और बिल्स। ठीक है, अगर बैंक ने किसी को कोई लोन दिया है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन एडवांस, कोई किसी बिल को डिस्काउंट किया है। ठीक है, बिल को डिस्काउंट पता होगा आपको, डिस्काउंटिंग ऑन बिल की किसी ने बिल लिख के दिया और वो बिल का पेमेंट मान लीजिए 3 महीने बाद होना है, लेकिन जिसको लिख के दिया उसको अभी जरूरत पड़ गई अमाउंट की, तो उसने जिससे पैसा लेना है, पैसा तो वो उसको 3 महीने के बाद देगा, लेकिन उसको जरूरत अभी है, तो वो क्या करता है, उस बिल को बैंक में ले जा सकता है और बैंक में उस बिल को जमा करा सकता है और कहता है कि इस बिल के बिहाफ पे आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक जो है उस बिल के ऊपर पेमेंट उसको कर देता है, लेकिन वो पूरी पेमेंट नहीं करता, कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर देता है, और जो अमाउंट डिडक्ट किया जाता है उसे कहते हैं डिस्काउंट करना। ठीक है। और डिस्काउंट किस रेट से किया जाता है, वो डिस्काउंट का रेट होता है जो उस टाइम पर उस बैंक के अंदर प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, प्रीवेल कर रहा है, उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक उस बिल को डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, तो बैंक ने तो डिस्काउंट, मान लीजिए 10,000 का बिल है, 10,000 का 10,000 उस पर्सन को 3 महीने बाद मिल रहे हैं जिसके पास वो बिल है। ठीक है, उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, मतलब बिल उसने रिसीव करना है, लेकिन वो कब करेगा, 3 महीने या 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद। तो अब पैसे उसको अभी चाहिए, उसने बैंक में पैसे वो बिल दे दिया, बिल दिया तो बैंक ने कहा कि ठीक है हम आपको पैसा दे देते हैं, लेकिन पूरे 10,000 नहीं करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे, मतलब इसको कम करेंगे। हो सकता है बैंक उसको 9,000 दे दे, अगर 10% चल रहा है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 10% से डिस्काउंट कर दिया, तो बैंक ने उसको कितना अमाउंट पे कर दिया, 9,000।
ठीक है। अब 9,000 का पेमेंट उस पर्सन को मिल गया, उसको जरूरत थी, लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे वो बिल किसके पास है, बैंक के पास। बैंक उस बिल को वहां पे भेजेगा जिसने वो पेमेंट करनी थी। ठीक है। अब वो पेमेंट अब 3 महीने बाद करेगा, वो तो पूरी पेमेंट करेगा बैंक को, पूरे 10,000 की। तो इस सारी ट्रांजैक्शन में देखिए बैंक को कितने का फायदा हुआ, 1,000 का। बैंक ने पैसा तो दिया उस बिल के बिहाफ पे 9,000, लेकिन बैंक ने पैसा कितना रिसीव किया है, 10,000। तो इस तरीके से अगर वो किसी अकाउंट बिल को डिस्काउंट करता है तो वो भी उसका एक तरीके से इंटरेस्ट अर्न होता है। तो वो भी हम किस में लिखते हैं, स्केड्यूल 13 में। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्केड्यूल 13। बैंक्स में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज द इंटरेस्ट अर्न। और इंटरेस्ट कहाँ कहाँ से मिलता है, अगर बैंक ने लोन दिया है या किसी बिल को डिस्काउंट किया है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर बाहर मान लीजिए कंपनी, बैंकिंग कंपनी ने बाहर कहीं पैसा जमा करा रखा है, किसी और बैंक में जमा करा दिया, ठीक है, या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर या उस पैसे के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि उसने पैसा जमा कराया है। तो वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी किस में आता है, इंटरेस्ट अर्न में, और उसे हम कहते हैं इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर इंटर बैंक फंड्स। अभी आपको बताया मैंने कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स भी चलती हैं। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स में यही होता है कि किसी भी बैंक से पैसा ले सकते हैं, किसी को भी पैसा दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक ने, जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, उसने किसी को पैसा दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पैसे के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट हो गया। और अगर उसने रिजर्व बैंक के पास कोई पैसा रखा हुआ है, उसके पास ज्यादा पैसा मतलब एक्सेस में है, तो वो भी रिजर्व बैंक के पास उसने रख दिया। या हो सकता है कि रिजर्व बैंक ने उस बैंक को अलॉट किया हुआ है कि तुम इतना पैसा ले सकते हो, लेकिन अभी तक बैंक ने वो पैसा लिया नहीं, उसको भी उतनी जरूरत नहीं है, तो वो भी रिजर्व बैंक के पास ही पड़ा है। तो वो रिजर्व, वैसे तो एक्चुअली में वो है किसका, बैंक का, लेकिन अभी बैंक ने उसको किसके पास रखा हुआ है, रिजर्व बैंक के पास। तो रिजर्व बैंक जो है उसके ऊपर उस पर्टिकुलर बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है। तो वो भी बैंक के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट अर्न अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 13 या अदर्स, या और भी कोई तरीके से बैंक को कहीं से भी इंटरेस्ट की इनकम होती है तो वो किसके अंडर आती है, स्केड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न। तो इस तरीके से जितने भी इंटरेस्ट होंगे उन इंटरेस्ट का टोटल आप करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, और वो टोटल जो है आपने कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर। ठीक है। इंटरेस्ट अर्न स्केड्यूल 13 यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है अदर इनकम। किसी भी बैंक में इंटरेस्ट तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन और भी ऐसी टाइप की इनकम होती है जो कि मेनली जो कि इंटरेस्ट से नहीं है, बट स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज इनकम। उन्हें हम क्या कहते हैं, अदर इनकम। और अदर इनकम किसके अंडर आती है, स्केड्यूल 14 के अंडर। ठीक है। तो इनकम के हमारे पास दो स्केड्यूल हैं। इनकम में दो टाइप की इनकम है, इंटरेस्ट अर्न स्केड्यूल 13 और अदर इनकम स्केड्यूल 14। तो अदर इनकम में क्या आता है, कमीशन एक्सचेंज, ये आता है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। अगर मान लीजिए कि बैंक ने कोई ऐसा काम किया है जिसमें उसको कोई कमीशन, जैसे अभी बात की थी हमने, अंडर राइटिंग कमीशन मिला है, कोई ऐसा एक्सचेंज एक्सचेंज जैसे आपको पता है कि मनी एक्सचेंज कराया जाता है कि अगर हम इंडियन रुपीस को डॉलर में चेंज कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है, उसमें बैंक कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है, या हमने डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट कराया, पाउंड्स में कराया, तो जो भी है ऐसा एक्सचेंज किया जाता है, या कोई ऐसी ब्रोकरेज बैंक को मिल रही है किसी ट्रांजेक्शन में, तो वो भी बैंकिंग कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, बट वो किस टाइप की इनकम है, अदर इनकम। ठीक है। तो ये किस में आएगा, स्केड्यूल 14 में। इसी तरीके से अगर बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है, वो इन्वेस्टमेंट सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी अदर इनकम में आएगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट सेल करने से लॉस हो गया तो उसे हम यहाँ पर लेस करेंगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर कोई फिक्स एसेट जो है, फिक्स एसेट कौन सी है, जैसे लैंड, बिल्डिंग और अदर एसेट, अगर कोई फिक्स एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है तो वो भी अदर इनकम में आएगा, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, वही अगर कोई एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो अदर इनकम में ऐड होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस होगा। देन इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनीज और जॉइंट वेंचर अब्रॉड इन और इंडिया।
ऑब्लिक इन इंडिया। कि इनकम और भी कोई तरीके से बैंक को हुई है, जैसे किसी की कंपनी के उसने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, वो कहाँ से हो सकता है? कोई उसकी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, कोई और कंपनी हो सकती है, कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है, और वो जॉइंट वेंचर अब्रॉड भी हो सकता है और इंडिया में भी हो सकता है। तो किसी भी बैंक का कोई जॉइंट वेंचर है, कोई उसकी सब्सिडरी कंपनी है या कोई और कंपनी जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर अगर उसको कोई डिविडेंड मिलता है इनकम की फॉर्म में, तो वो भी हम स्केड्यूल 14 अंडर अदर इनकम उसको कंसीडर करते हैं। और एक आता है फिर लास्ट में मिसलेनियस इनकम, की कोई और ऐसी छोटी मोटी इनकम जिसको हम एक स्पेसिफिक हेडिंग के अंडर नहीं रख सकते, कोई छोटी मोटी इनकम हुई हो, तो उसे भी हम लिखते हैं अदर मिसलेनियस इनकम मीन्स अदर इनकम में अंडर स्केड्यूल 14। तो यहाँ पर भी हम अकाउंट बनाएंगे, टोटल करेंगे, और टोटल करके फिर हमने उसको मेन अकाउंट में लिखना है यहाँ पर 14 के टोटल। ऐसे ही आता है एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर के भी फर्दर दो स्केड्यूल हैं, 15 और 16। और बैंक के अंदर जो मेन एक्सपेंडिचर का तरीका है वो क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब कितना इंटरेस्ट दिया है। बैंक अगर इंटरेस्ट अर्न करता है तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी करता है, और मेनली जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पर होता है? इंटरेस्ट को पे करने में। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, दिस इज अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 15। इसके लिए भी आपने देखिए सेपरेट अकाउंट बनाना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मतलब जो भी पब्लिक पैसा अपना डिपॉजिट कराती है बैंक के अंदर, उस बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर पब्लिक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, या आपकी कोई एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो क्यों कराते हैं लोग फिक्स डिपॉजिट? उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो पब्लिक के लिए, कस्टमर के लिए तो वो इनकम है, लेकिन बैंक के लिए क्या है? वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का मेन मतलब एक साधन क्या है बैंक में? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटर बैंकिंग बोरोइंग्स। अगर वो इंटरेस्ट रिसीव करता है तो हो सकता है उसको इंटरेस्ट देना भी पड़े, हो सकता है उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई उधार लिया हो, उसको पैसे की जरूरत हो, या किसी और बैंक से पैसा बोरो किया हो, तो वो जो उसने बोरोइंग्स की है, चाहे रिजर्व बैंक से की है या किसी और बैंक से की है, उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड या अदर्स, या और कोई ऐसा टाइप का इंटरेस्ट हो सकता है जो कि बैंक पे कर रहा है। तो उसे भी हम किसके अंडर कैलकुलेट करते हैं? अंडर स्केड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। यहाँ पर हमने इनका टोटल करना है, अकाउंट बनाना है, और जो वो टोटल आएगा फिर हमें उसको मेन फॉर्मेट में लिखना है यहाँ पर। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 15। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसके अकॉर्डिंग है? स्केड्यूल 16। स्केड्यूल 16 में आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो बैंकिंग कंपनीज भी एक तरीके का बिजनेस है, तो बैंक को चलाने के लिए, बैंकिंग का काम करने के लिए, और भी ऐसे इंटरेस्ट का पेमेंट करने से अलग भी कई टाइप के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? पेमेंट टू एंड प्रोविजंस टू एम्प्लॉयज, की पेमेंट्स एंड प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एम्प्लॉयज। टू नहीं आएगा, ये पेमेंट्स एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज, की अगर एम्प्लॉयज को कोई पेमेंट करनी है, जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, उनके लिए कोई प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन जैसे उनका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उनका पीएफ का कोई प्रोविजन बनाया है, कोई ग्रेचुइटी फंड बनाया है, तो उसके लिए भी कंपनी को पैसा जो है वो देना पड़ता है। वो कंपनी के लिए कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही बैंक को रेंट, टैक्स, लाइटिंग का खर्चा देना पड़ता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, डायरेक्टर्स, अगर बैंक के डायरेक्टर्स हैं उनकी फीस है, अलाउंसेस है, एक्सपेंसेस है। तो किसी भी बैंक को चलाने के लिए ये खर्चे भी करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडर स्केड्यूल 16। तो ये जो स्केड्यूल 16, यहाँ पे हम अकाउंट बनाएंगे, टोटल करेंगे, और टोटल अमाउंट जो हमारा जाएगा वो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो आई होप का आपको ये स्केड्यूल समझ आ गए होंगे कि हमें स्केड्यूल अलग अलग बनाने हैं। इंटरेस्ट इनकम में दो बनेंगे,
13 और 14 इंटरेस्ट अर्नड एंड अदर इनकम। एक्सपेंडिचर में भी दो बनेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्केड्यूल 16। ठीक है, यहाँ पे टोटल किया। फिर नेक्स्ट आता है प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। प्रोविजन भी बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रोविजन कौन कौन से बनेंगे? प्रोविजन वही होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखिए प्रोविजन हम कौन से बनाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर प्रोविजन नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। प्रोविजन हम कौन से बनाते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर टू कॉन्टिजेंसीज। इस तरीके से हम प्रोविजन बनाते हैं यहाँ पर। ये प्रोविजन बनाने के बाद हमने थर्ड में क्या करना है, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट नहीं है सॉरी, इनकम है, इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। अब इस इनकम और एक्सपेंडिचर को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद या तो लॉस आता है या प्रॉफिट आता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट आता है तो फिर हम क्या करते हैं, फर्दर एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना ज़रूरी है और ये हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर बैंक मस्ट ट्रांसफर 25% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट एवरी ईयर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। कि ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है इसमें प्रॉफिट का 25% ट्रांसफर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें उसमें हमारे रेगुलेशन एक्ट ने ही बता दिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, कि 25% ऑफ स्टैट्यूटरी जो प्रॉफिट है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना ज़रूरी है। फिर बाकी हम जनरल रिजर्व बनाते हैं या और रिजर्व बनाते हैं, जितना भी हमें क्वेश्चन में बताया गया होगा वो रिजर्व बनाए जाते हैं और वो रिजर्व बनाने के बाद जो बैलेंस बचता है दैट बैलेंस इज कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझ आया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे बैंकिंग कंपनीज का जो चैप्टर है इसमें फॉर्मेट आने के या परफॉर्मा आने के चांसेस भी बहुत ब्राइट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हमारा आता है बैलेंस शीट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। दो मेन फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर। इसी तरीके से बैंकिंग कंपनी के अंदर भी दो मेन फाइनल अकाउंट बनेंगे, एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हमारा बनता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी हमें किसके अकॉर्डिंग बताई है, दिस इज अकॉर्डिंग द थर्ड शेड्यूल। ठीक है, वही हमारा जो है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो बैलेंस शीट में देखिए फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हमें यहाँ पर बताया है। अब हम जब स्केड्यूल की बात करते हैं तो स्केड्यूल 13, 14, 15, 16 हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, लेकिन 13 से तो दिया है, उससे पहले 1 से लेके 12 तक कहाँ है, 1 से 12 तक हमारे पास है बैलेंस शीट में। ठीक है, 1 से 12 तक स्केड्यूल हमारे पास कहाँ पर है, बैलेंस शीट में। फिर 13, 14, 15, 16 हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, 13, 14 हमारा इनकम से रिलेटेड है, 15, 16 हमारा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे स्केड्यूल की बात करते हैं तो पहले स्केड्यूल वाइज आप इसको याद कर सकते हैं आपको, ताकि आसानी हो। तो 1 to 5 तक देखिए, किसी भी बैलेंस शीट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट। दो चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और दूसरी होती है एसेट साइड। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी के अंदर जब स्केड्यूल है 1 to 5 तक स्केड्यूल कहाँ पर है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। 1 to 5 कहाँ पर है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। उसके बाद 6 to 11 है एसेट साइड। ठीक है, और उसके बाद एक जो बचता है 12 स्केड्यूल हमारा है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का। ठीक है, और बाकी 12 से आगे 13, 14, 15, 16 वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो बैलेंस शीट में जो स्केड्यूल है वो 1 से लेके 12 तक है, लेकिन 1 से लेके 12 तक अगर बैलेंस शीट में है तो 1 से लेके 5 तक हमारे कैपिटल एंड लायबिलिटीज के स्केड्यूल है और 6 से लेके 11 तक हमारे एसेट्स के हैं और 12 हमारा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का है।
ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटीज बनेगा और यहाँ पे करंट ईयर का आ जाएगा अमाउंट और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का। और इसमें भी हमें ऐसे करना है कि स्केड्यूल वाइज हमें अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। देखिए ये स्केड्यूल 1 का अकाउंट बनेगा, यहाँ पे आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद फिर आप इसे यहाँ मेन फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम आते हैं स्केड्यूल 2 पे। स्केड्यूल 2 का यहाँ पे टोटल होगा अकाउंट का, और वो टोटल होने के बाद हमें अपने मेन फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अब हम स्केड्यूल वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में लेते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में स्केड्यूल 1 किसका है? कैपिटल का। तो बैंकिंग कंपनी के अंदर कैपिटल क्या होती है? फॉर नेशनलाइज बैंक्स कैपिटल फुल्ली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का लेना है। फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो वही हमें करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। एंड फॉर अदर बैंक्स, यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज बनाई हैं, 3 कैटेगरीज फॉर नेशनलाइज बैंक्स, सेकेंड फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड फॉर अदर बैंक्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने का आसान तरीका है कि स्केड्यूल 1 3 कैटेगरीज आर देयर फॉर नेशनलाइज बैंक्स, फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड फॉर अदर बैंक, ठीक है। अदर बैंक्स में वही कैपिटल है जैसे हमने कैपिटल के तरीके पढ़े थे, ऑथराइज कैपिटल, issued capital, subscribed capital, called up capital, less calls unpaid, at forfeited shares, ठीक है। तो ये आप का है स्केड्यूल 1 विच इज ऑफ कैपिटल। यहाँ टोटल करेंगे एंड इट विल बी रिटर्न इन दिस मेन फॉर्मेट, क्लियर। सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा स्केड्यूल 2 है। रिजर्व एंड सरप्लस में वही बनेगा, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे और हमारे 2 कॉलम बनेंगे, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का अमाउंट का। और हम देखते हैं हमारे पास ये कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, 5 है। 5 कौन कौन से हैं? पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये आपको बता दिया कि स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना इंपॉर्टेंट है बैंकिंग कंपनीज के अंदर। एक हमारा होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, एक होता है रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व, और एक आता है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस बच जाता है, जो हम लिखते हैं विच इज कैरिड टू द बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट में आके कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस अंडर स्केड्यूल 2, ठीक है। तो वो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से हमने कैरी फॉरवर्ड किया था वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो मेन हमारे 5 है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व। फिर इसमें आपने लिखना है, वो देखिए वो सेम है। सेम क्या है? ओपनिंग बैलेंस, की जब आपने ये बनाया अकाउंट तो पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व का कोई बैलेंस होगा ओपनिंग, फिर उस साल में कितनी एडिशंस की, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर एंड डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, और कितना उसको यूटिलाइज किया, कितना डिडक्ट किया। तो हर एक रिजर्व में ऐसे ही है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, डिडक्शन, ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम में, और ऐसे ही हमारा रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व में, और ये है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा बनेगा स्केड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे हम टोटल करेंगे करंट ईयर का, यहाँ प्रीवियस ईयर का जो भी हमें अमाउंट गिवन होगा, और फिर अगेन हम उसको लिखेंगे अपने मेन फॉर्मेट में, रिजर्व एंड सरप्लस अंडर स्केड्यूल 2 यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है स्केड्यूल 3, दैट इज डिपॉजिट्स। बैंक के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट्स कितने तरीके के होते हैं उसमें भी देखिए, हमें यहाँ पर 2 लिखा है, ए और बी, मेनली ए और बी पार्ट्स हैं, और वही 2 हमें कॉलम बनाने हैं, करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का। तो डिपॉजिट्स में ए में आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कहाँ से हो सकते हैं? फ्रॉम बैंक्स और फ्रॉम अदर्स। ऐसे ही सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट भी फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर्स। और फिर बी इनका आपने 1 2 3 का टोटल कर देना है यहाँ पे। और बी पार्ट में आता है डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया एंड डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया, कि जो इंडिया के अंदर ब्रांचेज हैं उनका टोटल डिपॉजिट कितना है, और जो आउटसाइड इंडिया है उनका टोटल कितना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट्स में अंडर स्केड्यूल 3। और फिर ये टोटल करके हमारा जो टोटल है वो जाएगा हमारा मेन फॉर्मेट में, यहाँ पर स्केड्यूल 3 में, ठीक है। फिर आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स है हमारा स्केड्यूल 4 के अकॉर्डिंग। तो ये अभी हम कैपिटल लाइबिलिटीज के ही स्केड्यूल पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 से लेके 5 तक हमारा ये कैपिटल एंड लाइबिलिटी का है। 4 में देखिए हमारा क्या आता है, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कहाँ से होती हैं? वही हमारे 2 कॉलम तो वही बनेंगे, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। बोरोइंग्स इसके 2 हैं,
एक तो बोरोइंग्स इन इंडिया, इंडिया में ही बोरो किया है, और बोरोइंग्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया में कहाँ से बोरो कर सकते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अदर बैंक या अदर इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसी, उनका करंट ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर का। और अगर बाहर से किया है बोरोइंग्स आउटसाइड इंडिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, टोटल करेंगे 1 और 2 का, 1 ये और 2 का टोटल, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा स्केड्यूल 4 बोरोइंग्स। ठीक है, और फिर ये हम टोटल यहाँ पर लिखेंगे अपने मेन फॉर्मेट में। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है स्केड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में भी देखिए स्केड्यूल 5 में लाइबिलिटीज वही हमारे 2 कॉलम तो यही बनेंगे हमारे, ये बनते हैं बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एक्रूड और अदर्स, यहाँ का टोटल फिर वो मेन फॉर्मेट में। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा आता है ये हमारा टोटल हो गया, टोटल ये हमारा हो गया कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का टोटल हो गया। अब हमें क्या करना है? एसेट साइड लेनी है। एसेट साइड में स्केड्यूल 6 के अकॉर्डिंग है कैश एंड बैलेंसेस with Reserve Bank of India, balance with banks and money at call and short notice। तो ये हमारा स्केड्यूल 6 है। ये हमारा स्केड्यूल 6 आ गया, कैश एंड बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कैश इन हैंड कितना है, बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में या अदर अकाउंट्स में, ये टोटल करेंगे, फिर उसको हम मेन फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, स्केड्यूल 7 में आ जाता है बैलेंसेस विद बैंक्स, क्योंकि मेन देखिए एसेट्स क्या है बैंक के अंदर, एसेट्स कैश से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, तो बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस वो आ गया। फिर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया में बैलेंसेस विद बैंक्स किसमें, करंट अकाउंट में, अदर डिपॉजिट अकाउंट या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस विद बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, ये आ जाएगा। इसका आपने 1 और 2 का टोटल करना है। फिर आउटसाइड इंडिया, ये इंडिया के अंदर है, ये इंडिया से बाहर डिफरेंट अकाउंट्स में, इसका आपने टोटल करना है, दोनों का टोटल कर देना है 1 और 2 का। ये जो टोटल आ गया ये टोटल हमारा जाएगा फिर मेन फॉर्मेट में। ठीक है, ये हुआ हमारा स्केड्यूल 7। स्केड्यूल 8 में हमारा एसेट में आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में फिर वो देखिए ये कॉलम्स तो सब में सेम है, कॉमन है, करंट ईयर का बैलेंस और प्रीवियस ईयर का बैलेंस। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन इंडिया में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये सब ये आ गया। और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी की होंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी, सब्सिडरीज एंड अदर जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड, अदर इन्वेस्टमेंट्स टू बी स्पेसिफाइड, ये हमने यहाँ पे किया 1 और 2 ये टोटल किया। और ये टोटल हमने यहाँ पे करके अपना स्केड्यूल 8 का ये वाला और ये वाला दोनों का टोटल फिर इन दोनों को यहाँ पे किया। ठीक है, तो स्केड्यूल 8 का टोटल करके इन्वेस्टमेंट हमने लिखा अपने मेन फॉर्मेट में। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्केड्यूल 9 एडवांसेस, जो बैंक ने एडवांसेस दिए हैं। एडवांसेस में भी देखिए इसको कैसे बताया है, ए बी और सी 3 पार्ट्स में बताया है। ए में बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन्स पेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन, इनका बैलेंस। और बी में आता है सिक्योर्ड by tangible assets covered by bank government guarantee unsecured, और इसका टोटल करेंगे। सी में आता है एडवांसेस इन इंडिया, प्रायोरिटी सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स और अदर्स, इसका टोटल करेंगे। फिर ये टोटल एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स, ये सारा टोटल करके हमारा जो स्केड्यूल 9 है एडवांसेस का उसका टोटल करेंगे। और टोटल करने के बाद हम लिखेंगे अपना मेन फॉर्मेट में। ठीक है, then comes fixed assets according to schedule 10। schedule 10 में हमारा फिक्स एसेट आ गया। फिक्स एसेट में हम क्या होता है, बैंक के पास प्रीमाइसिस है या अदर फिक्स एसेट है। प्रीमाइसिस में एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, देखिए बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या चलता है, पोस्ट अप्रैल से 31 मार्च। तो पिछले 31 मार्च में, लास्ट ईयर के 31 मार्च में उसका कॉस्ट क्या, उसकी वैल्यू क्या थी, उसमें कितनी एडिशन हुई है, कितना डिडक्शन हुआ है और कितना डेप्रिसिएशन उसमें लगा है, ये सारा हम यहाँ पे लिखेंगे। और अदर फिक्स एसेट में जैसे फर्नीचर आ गया, फिक्सचर्स आ गया, तो वो भी कि 31 मार्च जो लास्ट 31 मार्च थी उसमें क्या वैल्यू थी, कितनी एडिशंस हुई हैं, कितनी डिडक्शंस एंड डेप्रिसिएशन कितना लगा है इस डेट तक का, इसका सारा टोटल करेंगे स्केड्यूल 10 में फिक्स एसेट का। और स्केड्यूल 10 का फिक्स एसेट का टोटल करके हम लिखते हैं अपने मेन फॉर्मेट में। फिर हमारा आता है अदर एसेट,
मतलब ये आ गया स्केड्यूल 11। अदर एसेट में वही है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है। देन tax paid in advances, tax deducted at source, stationery and stamps, non-banking asset acquired in satisfaction of claims and others, ये सारा टोटल करेंगे और ये सारा लिखेंगे अंडर स्केड्यूल 11, ठीक है। तो ये स्केड्यूल 11 तक हमने टोटल करके अपने मेन फॉर्मेट में लिखना है। तो अदर एसेट्स ये हमने सारा कर लिया। तो हमारा ये 1 से लेके 5 तक का टोटल, दिस इज द कैपिटल एंड लायबिलिटीज। 6 to 11 दिस इज एसेट्स, इसका टोटल। तो ये टोटल 1 to 5 का और 6 to 11 का टोटल दैट शुड बी सेम, क्योंकि ये बैलेंस शीट है और इनका टोटल जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है जो लास्ट है स्केड्यूल, दैट इज 12। 12 क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आपको पता है कि एक ऐसी लायबिलिटी होती है कि जिस टाइम पे हमने ये बैलेंस शीट बनाई है उस टाइम पे तो वो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो वो लायबिलिटीज क्या हो सकती हैं? क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स, की पहले तो किसी ने क्लेम किया हुआ है लेकिन बैंक ने उसको भी एज डेट एक्नॉलेज नहीं किया। liability for penalty, liability for partially paid investments, liability on account of outstanding forward exchange contracts, guarantee given on behalf of constituents in India or outside India, अगर किसी के लिए गारंटी दी है इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो वो गारंटी अभी मतलब फेल हो गया, तो अब वो गारंटी बनती है कि नहीं बनती, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो हमारी कौन सी होगी? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ऐसे ही एक्सेप्टेंसेज एंडोर्समेंट किया है कुछ या कोई और ऑब्लिगेशन है, अदर आइटम्स फॉर विच द बैंक इज कॉन्टिजेंटली लायबल, ठीक है। तो ये हमारा जो है दिस इज स्केड्यूल 12 कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और ये हम टोटल यहाँ पर करेंगे और फिर इसको भी हम अपने बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में लिखेंगे। टोटल में नहीं करना, लेकिन हमें ये इसको एज फुट नोट बैलेंस शीट में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज का जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का कंप्लीट है। आपको ये स्केड्यूल वाइज याद करना है, ठीक है। और 1 to 16 तक जो है ये आपके स्केड्यूल हैं, जिसमें आपको हर स्केड्यूल ये याद रखना है कि आपके बैलेंस शीट में कितने हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।